नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये आर्टिकल 22 क्या कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ये व्यक्तिगत पर्सन है, पर्सन का सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों आ जाता है। अगर हम लोग आर्टिकल 22 की बात करें तो इसमें 7 क्लासेस होते हैं। 7 क्लासेस को हम लोग समझेंगे कैसे, केस में क्या प्रोविजन है। किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है तो वो 2 तरीके से अरेस्ट किया जा सकता है। एक तो सामान्य विधि के तहत अरेस्ट किया जा सकता है और दूसरा है निवारक निरोध। प्रिवेंशन डिटेंशन। सामान्य विधि के तहत जब अरेस्ट किया जाता है तो जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 22 का क्लास 1 और 2 है। और निवारक निरोध के अंतर्गत अगर अरेस्ट किया गया है तो उसके लिए आर्टिकल 22 का क्लास 3, 4, 5, 6 और 7 इतने में प्रोविजन किया गया है। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के तहत अरेस्ट किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये घटना घट चुकी है, कांड हो चुका है, उसके बाद पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसमें कारण बताना बड़ा जरूरी होता है कि हम किस कारण से अरेस्ट कर रहे हैं। साथ ही वो अभियुक्त अपना वकील रख सकता है। और पुलिस वाले जो अरेस्ट किए हैं वो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना कंपलसरी होता है। लेकिन इसमें जो ट्रेवल वाली टाइम है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है रास्ते में जाम लगा हो, या हो सकता है गाड़ी पंचर हो गई हो, या हो सकता है उस गाड़ी के ऊपर बहुत से लोगों ने हमला बोल दिया हो, या हो सकता है कि ये कांड यहाँ किया हो, कहीं भाग गया हो दूसरे शहर में, वहां से लाना है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए जो ट्रेवल वाला टाइम है उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। इस प्रकार के प्रावधान किया गया है। लेकिन ये कुछ शर्त ऐसी भी हो सकती है कि 24 घंटे के अंदर पेश करना जरूरी नहीं भी हो सकता। वो कब कंडीशन बन सकती है, यदि वारंट निकाल करके अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे वाली शर्त उस पर लागू नहीं होती है। क्यों लागू नहीं होती है? वारंट का मतलब ही होता है कि पहले ही रिकमेंडेशन लिया जा चुका है, तो यहां पर 24 घंटे वाला टाइम लागू नहीं होता है। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत और पुलिस रिमांड ये क्या है। जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं किसी व्यक्ति को तो अपने पास रखते हैं, उसी को बोलते हैं पुलिस हिरासत। थाने में रख सकते हैं या अपने पास कहीं भी रखेंगे तो थाने में रखेंगे, वो तो उसको पुलिस हिरासत बोलते हैं। लेकिन क्या ये सर्वदा के लिए रखेंगे, अनिश्चित काल के लिए रखेंगे? नहीं, उसका निश्चित समय क्या कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब जब मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि इसको हिरासत में रखना है या मुक्त कर देना है। यदि हिरासत में रखना है तो उसी को बोलते हैं क्या, न्यायिक हिरासत। और न्यायिक हिरासत में कहां भेज देंगे, जेल भेज देंगे। अब यहां देखिएगा, जब पुलिस वाले अरेस्ट किए थे तो उसको पूछताछ करना चाहिए था, परंतु एक शर्त और है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत करना है। तो उनके ऊपर 2 काम हो गया, एक तो हम पूरा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, दूसरा 24 घंटे के अंदर हम निकटतम मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत करें। तो सबसे पहले शर्त इसी को फॉलो करते हैं कि 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। क्यों? क्योंकि इसकी सुरक्षा की गारंटी दिया जाता है। कोई जरूरी है कि ये कांड किया हो सकता है न किया हो, तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा गारंटी दिया जाता है। अब देखिए, पुलिस वालों को लगता है कि साबूत मिलेंगे और यहाँ हमको पता चल रहा है, और ये तब होगा जब वो उस अभियुक्त को वापस लाया जाए, वो बताएगा। तब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसी जज से
वो आवेदन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस अभियुक्त को दिया जाए ताकि हम प्रमाण को इकट्ठा कर सकें। अब जज साहब जब वो सौंप देते हैं पुलिस को तो उसी को बोलते हैं पुलिस रिमांड। और आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले लाते हैं, पुलिस रिमांड पर काउंटर कर देते हैं, ऐसा भी होता है और कई बार जरूरी भी हो जाता है। जैसे कांड देखते हैं हम लोग, हैदराबाद में कांड हुआ था, एक लड़की के साथ 4 लड़के दुराचार किए थे, बड़ा विभत्स दुराचार था। पूरे देश में मांग उठने लगी कि बलात्कारियों को फांसी दे दिया जाए, लेकिन हम लोग जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया 10 साल 20 साल तक चलती रहती है। निर्भया कांड में तो यही हुआ था, जबकि पूरी तरीके से प्रमाणित हो चुका था क्या कि वो दोषी हैं, लेकिन फांसी नहीं हो पा रही थी। अब जाकर के हुआ काफी समय के बाद। तो वहां पर देखिए क्या हुआ, पुलिस वालों ने अरेस्ट किया जो संदिग्ध थे और उसके बाद हालांकि सारा प्रमाण मिल गया था सीसीटीवी कैमरा से, सारा पूछताछ के। खैर जो भी हुआ उसके बाद पुलिस वो निकटतम मजिस्ट्रेट समय प्रस्तुत करना होता है, फिर वो क्या हुआ, न्यायिक हिरासत में रहा। अब पुलिस वालों को प्रमाण इकट्ठा करना है तो पुलिस रिमांड की मांग करेंगे। जब पुलिस रिमांड की मांग करते हैं तो उस समय जो अभियुक्त है किसी प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए, उसको भागना नहीं चाहिए और पुलिस का हथियार नहीं छीनना चाहिए, इस प्रकार गतिविधि नहीं करनी चाहिए, बल्कि पुलिस का सहयोग करना चाहिए। परंतु चारों बलात्कारी क्या किए थे, पुलिस का रिवाल्वर छीन के और पुलिस के ऊपर ही ताने थे और भागने लगे। और उसमें पुलिस वालों ने क्या किया, चारों को गोली मार दिया। पहले पैर में गोली मारा जाता है जब भाग रहे हो, तो फिर उसके बाद ऊपर कहीं मार देंगे। तो चारों के चारों क्या हो गए, मार दिए गए। परंतु क्या सच्चाई में हुआ था यह भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, लेकिन देश को लगा सब सही हुआ। पुलिस वालों को जय जयकार होने लगा, बहुत जल्दी न्याय हुआ, क्योंकि मामला अगर कोर्ट में जाता 10 साल 20 साल लग जाता, उसके बाद क्या होता पता नहीं। तो खैर जो भी हुआ इस तरीके से, लेकिन हमेशा ठीक नहीं होता है। कई बार देखा गया कि बहुत से लोग ऐसे ही बंद पड़े हैं, अपराध नहीं किए हैं तभी बंद पड़े हैं, क्योंकि हमारी जुडिशरी की ऐसी व्यवस्था है कि एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो अपराधी न हो और उसको सजा मिल जाए। भले उसकी एवज में, उस कानून की आड़ में बहुत से लोग छूट जाए, वो चल जाएगा, लेकिन ऐसा भले अपराधी हो छूट जाएगा, मान लिया जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, परंतु एक भी ऐसा केस नहीं होना चाहिए जो अपराध किया ही न हो और उसको सजा हो जाए। और इस वजह से क्या होता है, बड़ी लंबी लंबी प्रक्रिया चलती रहती है। एमनेस्टी संस्था है मानवाधिकार की, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था बोला जाता है, उसने कहा है कि भारत में बगैर अपराध सिद्ध किए 2/3 लोग बंद हैं। जितने लोग बंद हैं उसमें 2/3 लोग ऐसे ही हैं जिनके ऊपर अपराध अभी सिद्ध ही नहीं हुआ है। खैर आने वाले वक्त में, मैंने कभी बताया भी था पिछले वीडियो में, जब ब्रेन सीडी बन जाएगा तो इस तरह 10 साल 20 साल 50 साल केसेज नहीं चलेंगी। अभियुक्त को पुलिस वाले पकड़ के देंगे और कोर्ट में क्या होगा, उसका ब्रेन सीडी बना लिया जाएगा। अब वो गवाही दे ना दे कोई मतलब नहीं है, ब्रेन में सब उसके दिमाग में है, सही बोल रहा झूठ बोल रहा, अब उसमें गुंजाइश नहीं है। अब कोर्ट में क्या होगा, उसको देख लेंगे कहाँ कहाँ ये कांड किया था, किया भी नहीं किया था। तो जो सही होंगे बरी हो जाएंगे, जो गलत होंगे वो फंस जाएंगे, लंबा लंबा केस नहीं चलेगा, 1 ही 2 हेयरिंग में काम हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा कदम होगा। हालांकि उसका दुरुपयोग भी होगा, लेकिन वो भी कहीं न कहीं एक दायरे में रहेगा। एक निजता का जो प्राइवेसी का राइट है, चूंकि सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, तो प्राइवेसी के राइट का भी खतरा आएगा। लेकिन जुडिशरी वहां देखिए कैसे प्राइवेसी के राइट को बचाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि निवारक निरोध जो अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान है। इसमें यह है कि कोई अपराध होने वाला है, कोई कांड होने वाला है, कोई विभत्स घटना घटने वाली है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, तो वो पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है।
चाहे बम फटने वाला हो, चाहे दंगा भड़काने वाला हो सकता है कि दंगा भड़काने वाला, कुछ भी ऐसी घटनाएं हैं तो घटना घटने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है देश की सुरक्षा के लिए। और कई बार तो घटना घट भी जाती तब अरेस्ट किया जाता है। लेकिन इसका मेन मकसद क्या बनाया गया है कि कोई भी दुर्घटना घटने वाली है देश में, देश की सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए। इसका मतलब नहीं कि वो अपराधी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस प्रकार से प्रावधान बनाया गया है। और इसमें यह है, जब अरेस्ट कर लिया जाएगा तो 3 माह तक उसको हिरासत में रखा जा सकता है। और उसके लिए 24 घंटे वाली शर्त ये सब लागू नहीं होती है। अगर 3 माह से अधिक समय तक रखना है हिरासत में तो एक सलाहकार बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, सलाहकार बोर्ड। और उस सलाहकार बोर्ड में हाई कोर्ट लेवल के जज होने चाहिए, या तो जज रह चुके हो पहले, या जज हो, या जज बनने की योग्यता रखते हो। ऐसी कोई शर्त रहेगी तो बोर्ड बना दिया जाएगा। बोर्ड अगर रिकमेंड कर देती हाँ 3 महीने से ज्यादा इनको रखा जाए तो उनको आगे बढ़ा लिया जाएगा। परंतु ये अनिश्चित काल के लिए नहीं रख सकते, इस पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दुर्भावना से प्रेरित हो। जनता गवर्नमेंट जब आई थी तो उसने इसको 2 माह कर दिया था, 2 माह। ये 1978 की घटना है, इसको 2 माह कर दिया। लेकिन एक प्रावधान किया गया था कि नोटिफिकेशन द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और जब तक नोटिफिकेशन निकालते तब तक जनता गवर्नमेंट की सरकारी चली गई तो ये लागू नहीं हो पाया। और आज की डेट में क्या है, यही 3 माह जो प्रोसीजर था वही लागू, जनता गवर्नमेंट वाला लागू नहीं है। मान लेते हैं किसी को अरेस्ट किया गया है इसके तहत, तो कहा गया कि कारण बताया जाएगा, परंतु अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा कारण बताने पर तो कारण नहीं बताया जा सकता है। यानी कारण बताया भी जा सकता है, अगर ऐसा लगता है कि बताने से देश के लिए समस्या हो सकता है तो कारण बताना जरूरी नहीं है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। और साथ ही यह है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो एक आवेदन दे सकता है, क्योंकि सुरक्षा सबके लिए है, क्योंकि अभी तो अपराधी सिद्ध नहीं हुआ, वो कोर्ट में आवेदन दे सकता है, अपने बचाव के लिए अपना वकील कर सकता है। निवारक निरोध की बात आती, थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करें कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारा देश गुलाम था तो बहुत से लोग इस कानून के तहत अरेस्ट हो जाते थे जो अंग्रेज बनाया करते थे। हम लोग जानते हैं रोलेट एक्ट बना था 1919 के अधिनियम से, जो भारत में बड़ा विरोध हुआ था उसका। तो हमारे देश के जो नेता थे सोचे जब देश आजाद हो जाएगा तो हम लोग ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे, जिसको अंधा कानून बोलते हैं, काला कानून बोला जाता था, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे। परंतु देखा गया 1946 घटना, बड़ा विभत्स दंगे भड़के भारत में, और दंगे शांत नहीं हुए, बढ़ते गए, बहुत सारी समस्याएं हुई। तो देश की एकता के लिए इस प्रकार के कानून जरूरी हो गया। लोगों की स्वतंत्रता, कहा गया है स्वतंत्रता को खत्म करता है, परंतु लोगों की स्वतंत्रता के लिए भी ये बनाना जरूरी हो गया, क्योंकि बहुत से ज्यादा लोगों की स्वतंत्रता तब रहेगी जब कुछ लोगों को हिरासत में रखा जाएगा। तो इस प्रकार की जरूरत भी पड़ी। तो हमारे जो सांसद थे पहले तो एक क्रांतिकारी के रूप में थे, फिर बाद में चल करके सांसद के रूप में भी आए। तो इन लोगों ने सोचा कि ऐसा कोई कानून बना दिया जाए देश की सुरक्षा के लिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो 1950 में ही कानून बनाया गया, निवारक निरोध अधिनियम, जिसको पीडीए कहा गया, प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट कहा गया। 1950 बनता है और 69 तक ये चलता है। फिर आगे चल करके जरूरत पड़ी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जिसको मीसा कहा गया, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, 1971 में बना, 78 तक चला। अब ये मीसा पर मुझे याद आता है, ये इंदिरा जी ने भरपूर दुरुपयोग किया था, इमरजेंसी को उन्होंने घोषणा किया था और मीसा कानून बना करके बहुत से लोगों को अरेस्ट कर लिया, बहुत पिटवाया, और इसी भी समय नसबंदी कानून भी चलवा दिया। देश के लोग परेशान, देश के नेता परेशान, नेताओं को पिटवा पिटवा करके अंडमान निकोबार भिजवा दिया था।
वहीं पर जाकर के इन लोगों ने फैसला किया कि जब हम पहले क्या करेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बदला लेंगे। तो खैर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं। लेकिन मीसा कानून से मुझे याद आता है, इसी मीसा कानून तहत लालू जी भी पिटाए थे और वो भी बंद थे। और उसी समय लालू जी का पहला जो बच्चा होता है उसका नाम मीसा ही रखते हैं। आप लोग जानते हैं लालू जी के पहले भी जो बच्ची हैं उनका नाम मीसा भारती है, तो उसी पे ये रखे हुए थे। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे तो तमाम कानून बनते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम बनता है, 1974 की घटना है। और आगे हम लोग चलते हैं तो रासुका बनता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, यह ऐसे बोला जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 की घटना है। 1980 में ही बाजार संबंधी भी कानून बने, चोर बाजारी और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम बना। और आगे हम लोग देखते हैं तो आतंकवादी और विध्वंसक निवारण अधिनियम बनता है, जिसको टाडा बोला जाता है, 1985 बनता है और 1995 तक ये चलता है। आगे और हम लोग देखते हैं तो आतंकवादी निवारण अधिनियम, जिसको पोटा बोला गया, 2002 में बना, 2004 तक चला। पहले ये पोटा नहीं था, पहले ये पोटो था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस के रूप में था, ये एक्ट के रूप में नहीं था। तो संसद से क्या किया, ज्वाइंट सेशन द्वारा ज्वाइंट मीटिंग बुलाई गई, उसे पास किया गया। तो इसकी जो पोटा था, वो समाचार जो पोटो था उसको पोटा हो गया, पहले ऑर्डिनेंस था, ये एक्ट हो गया। अगर तमाम कानूनों की बात करें, जिसको बोला गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसको रासुका बोला गया एनएस से, वो आज भी चल रहा है। तो देखा गया क्या ऐसे कानून की जरूरत होती है? तो अगर मूल्यांकन किया गया, देश के लोगों के लिए आजादी के लिए खतरा तो जरूर है, लेकिन कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है देश की आजादी के लिए ही, देश की एकता के लिए ही, लोगों की स्वतंत्रता के लिए जरूरी है। अगर इस प्रकार के कानून न बने तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। हमारे देश में बहुत विविधता है, इतनी बड़ा विविधता दुनिया में कहीं नहीं, किसी देश के पास नहीं है। तो देश की एकता अखंडता बनाए रखना भी जरूरी है। देश की स्वतंत्रता जरूरी ठीक है, लेकिन एकता अखंडता के साथ जब तक हम कुछ लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुतों को आजादी नहीं दे सकते। तो ऐसे कानून की आज भी प्रासंगिकता बन जाती है। जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर देखें, जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया। अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता तो लगभग 4000 नेताओं को अरेस्ट किया गया था शुरू में, बाद में चल के 2000 को छोड़ा गया, 2000 लगभग लोगों को रखा गया था। तो इस प्रकार के कानून नहीं होते तो कैसे अरेस्ट करते? अगर ये कानून नहीं होते, 370 जब हटाया गया जम्मू कश्मीर से, बहुत बड़ा दंगा भड़क जाता, बहुत बड़ी समस्या हो जाती। तो इन लोगों क्या किया गया, जब प्रमुख लीडर थे, जैसे जानते हैं हम लोग, फारूक अब्दुल्ला हुए, उमर अब्दुल्ला हुए, महबूबा मुफ्ती हुई, ये लोग एकदम आग उगल रहे थे, जम्मू कश्मीर से 370 हटा देंगे तो झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, हाथ नहीं बचेंगे। कितने भयानक भयानक ये लोग भाषणबाजी कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला के पिताजी हुआ करते थे शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला ने ही इस कानून का निर्माण किया था, और उन्हीं के कानून के तहत ही इनके बेटे और पोते को अरेस्ट करके रखा गया था। किस में रखा गया था? इसी हिरासत में, जिसको बोलते हैं नजरबंद। जेल नहीं बल्कि इन लोग घर में रख लिया गया था, या बड़े बड़े होटल में रख देते थे। बस ये कर दिया जाता था कि बाहरी लोगों से कनेक्शन काट दिया जाएगा, बाहर लोगों से मिलने नहीं दिया जाए, इनको बाहर निकलने नहीं दिया जाए, घर में कैद कर दिया जाए, घर हाउस अरेस्ट बोलते हैं, इनको नजरबंदी बोला जाता। उसी में आप पड़े रहिए, और जब शांत हो जाएगा तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। हाँ, उस दौरान क्या इनको पेपर दे दिया जाएगा, हाँ टीवी देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं रख सकते, पत्र नहीं लिख सकते, कुछ लिख करके बाहर नहीं भेज सकते, बाहर वाले आ भी नहीं सकते मिलने के लिए। इस प्रकार से प्रावधान किया गया। अगर मिलना चाहते हैं तो वो रिकमेंडेशन मिलेगा तभी मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते हैं। अब देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति हो गई, धीरे धीरे लोगों को छोड़ दिया गया, और कितना शांति का वातावरण है। अगर ये कानून न होता तो उन लोगों को हिरासत में नहीं रखा जा सकता था, और जब हिरासत में नहीं रखा जाता तो कितनी बड़ी समस्या बन जाती जम्मू कश्मीर में, कितनी बड़ी आतंकवादी घटनाएं घटती, जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा तो होता ही, बहुत बड़े नरसंहार हो सकते थे। उन सब चीजों से सुरक्षा मिला इसी प्रकार के कानून से। परंतु मैं यही चाहूंगा जुडिशरी से
कि जुडिशरी की निगाह हमेशा बनी रहे कि ऐसे कानूनों का कभी दुरुपयोग न होने पाए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी अगर हट जाएगी तो बहुत बड़ा दुरुपयोग होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मीशा कानून बना था वो काफी हद तक दुरुपयोग ही हुआ। तो ऐसे कानून दुरुपयोग को रोकने के लिए जुडिशरी तत्पर रहे, देखती रहे, कहीं दुरुपयोग न होने पाए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग रिवाइज कर लीजिए।